Hi. See, in the present class, we are going to do problem number 3.4 from IE Irodov. So problem 3.4 says we have two positive charges Q1 and Q2 which are located at 2 points 1 and 2 with radius vectors R1 and R2. ठीक है? तो बेसिकली हमें दो पॉजिटिव चार्जेस दिया है Q1 एंड Q2 और आपको बताया गया है कि वो दो पॉइंट्स पे लोकेटेड है 1 और 2 पे और उनके आपको पोजीशन वेक्टर्स रेडियस वेक्टर्स मतलब पोजीशन वेक्टर्स वी नो R1 और R2 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3 and the radius vector R3 of a point 3 at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges to be equal to 0। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम में अपने को दो चीजें पता लगानी है। पहला तो कि एक नेगेटिव चार्ज Q3 कितना हो, यानी Q3 की आपको वैल्यू पता लगानी है और ये बताया गया है कि वो नेगेटिव है। और आगे आपको ये पता लगाना है कि उसको आप कहां पे लाके रख दो, कहां पे लाके रख दो उस पॉइंट का रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर सच दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी 0। यानी आपको उसको ऐसे लाके रखना है कि हर एक पे जो फोर्स लगेगी वो 0 होनी चाहिए, यानी तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कंडीशन हो रही है। तो आई गेस इस प्रॉब्लम की मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि प्रॉब्लम क्या अपने से पूछ रही है। ठीक है, दो चार्जेस है Q1 Q2, उनके अपने को पोजीशन वेक्टर्स दिए R1 एंड R2 और आपको एक तीसरा नेगेटिव चार्ज पता लगाना है और उसका पोजीशन वेक्टर पता लगाना है कि तीनों चार्जेस पे कुछ भी नेट फोर्स ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिनका आज की प्रॉब्लम में एप्लीकेशन होना है। तो देखो, जब आपने मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़ा होगा तो एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मान लो आपने सेक्शन फॉर्मूला नहीं भी पढ़ा है वेक्टर्स में, तो आई एम श्योर कि आपने 9th-10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेम उसी तरीके का सिमिलर फॉर्मूला वेक्टर्स में होता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे अपने पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी और सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो सी ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, बीच में ये है, तो मान लो ये इसे डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। कितने में से m/n, यानी AC डिवाइडेड बाय CB, AC डिवाइडेड बाय CB इज व्हाट m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और मान लीजिए ये तीनों पॉइंट्स के आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर बनाते हो, जिसको आप रेडियस वेक्टर्स भी कह सकते हो, तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं तो से इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका स्मॉल c है और फाइनली पॉइंट B का वेक्टर हम लिख रहे हैं वेक्टर B। तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि जो वेक्टर C होगा, देखो जो वेक्टर C होगा वो होगा m टाइम्स पहला वाला रेशियो m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर B प्लस सेकेंड रेशियो n टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर A डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो आपने याद है ऐसा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, वहां आप x और y कोऑर्डिनेट निकालते हो, x y z, यहां पे आप उसी को वेक्टर में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर्स का क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, उनके पोजीशन वेक्टर्स a और b है, तो बीच वाले का पोजीशन वेक्टर होता है m टाइम्स ऑफ b प्लस n टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये तो मेरा पहला की पॉइंट हो गया, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स। दूसरा की पॉइंट है कि जब हमने फंडामेंटल्स में अपने कंसेप्ट्स में स्टडी किया था कि अगर तीन चार्जेस के इक्विलिब्रियम को आप स्टडी करते हो, तो अगर कोई भी चार्ज हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका मतलब होता है उस पर नेट फोर्स विल बी 0। और अगर आप तीन चार्जेस को डील कर रहे हो, अगर आप तीन चार्जेस की बात करते हो, तो किसी भी एक पे कितनी फोर्सेस लगेंगी, दो फोर्सेस ना, रिमेनिंग दो लगाएंगे, Q1 पे Q3 और Q2 लगाएगा, Q3 पे Q1 और Q2 लगाएगा, Q2 पे Q1 और Q3 लगाएगा। और क्योंकि इन तीनों को ही इक्विलिब्रियम में होना है तो हर एक पे नेट फोर्स विल बी 0। तो जो दोनों फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन में ऑपोजिट होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल होता है, ये सब हमने फंडामेंटल्स में देखा था लेक्चर्स में, ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होंगी। वो तभी पॉसिबल होगा
जब ये तीनों चार्जेस कोलीनियर होंगे। जब ये तीनों चार्जेस क्या होंगे? कोलीनियर होंगे। कोलीनियर का मतलब क्या हुआ? एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, क्योंकि तभी ये पॉसिबिलिटी आएगी कि हर एक पे दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अगर ये कोलीनियर नहीं होंगे तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट नहीं आएंगी। तो हमने ये देखा था, रिकैप में ब्रीफली कर दे रहा हूं, कि जब भी तीन चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ऑल द थ्री चार्जेस मस्ट बी कोलीनियर। ऑल द थ्री चार्जेस मस्ट बी कोलीनियर। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस सेम साइन के हैं, अगर दो चार्जेस सेम साइन के हैं, ये आपको दे दिया जाए, और आपको तीसरा चार्ज लाके रखना हो, आपको तीसरा चार्ज लाके रखना हो कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो वो हमेशा आप इनके बीच में कहीं पे रखते हो। ठीक है, क्योंकि देखो तभी इस पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट आएंगी। अगर आप इसके राइट रखते थे और लेफ्ट रखते थे तो इस पे दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाता था। तो अगला पॉइंट हमने ये देखा था फंडामेंटल्स में कि इफ टू चार्जेस आर ऑफ सेम साइन देन द थर्ड चार्ज इज समवेयर इन बिटवीन द टू चार्जेस। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो तीसरा चार्ज का इक्विलिब्रियम आपको कहीं इनके बीच में मिलेगा। और सेम थिंग होता कि अगर ये नेगेटिव होता और ये नेगेटिव होता, तब भी कहीं बीच में मिलता है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैकग्राउंड के की पॉइंट्स है जिनका आज के प्रॉब्लम में हम एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं आज के प्रॉब्लम पे। तो मान लो आपको दो चार्जेस दिया है Q1 Q2। चलिए मैं एक फिगर बना देता हूं। आपको दो चार्जेस दिया है Q1 Q2, दोनों ही पॉजिटिव है। पहली इंफॉर्मेशन ये है। और जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव है। तो पहले तो आप बताओ, क्योंकि तीनों पे, हर एक पे फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी जीरो। यानी तीनों चार्जेस कैसे लोकेटेड होंगे? तो आप कहोगे एक स्ट्रेट लाइन पे, दे विल बी कोलीनियर, दे विल बी कोलीनियर। तो मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है जहां पे Q1 लोकेटेड है, ये पॉइंट नंबर 2 है जहां पे Q2 लोकेटेड है। इसकी साइन पॉजिटिव है और इसकी भी साइन पॉजिटिव है, और आपको इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इससे मैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं रफली। मान लीजिए ये एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं। आप नहीं भी बनाओगे, केवल पोजीशन वेक्टर लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है। तो से इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका R2 है। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब आपको तीसरा चार्ज लाके रखना है जो नेगेटिव है। तो आप पहले तो बताओ, अभी तीसरे चार्ज के साइन से मतलब नहीं है। वी हैव सीन इन द फंडामेंटल्स कि इन दोनों की साइन सेम है, बोथ आर पॉजिटिव। तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलेगा? तो आप कहोगे समवेयर इन बिटवीन। वो भी कोलीनियर होगा और दोनों की साइन सेम है, तो कहां मिलेगा? समवेयर इन बिटवीन। तो मान लेते हैं ये हमारा तीसरा चार्ज है Q3, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बना लो आप कितना, से R3। अब प्रॉब्लम ने आपको इसकी साइन भी दे दी है, क्या? नेगेटिव। क्या साइन दे दी? नेगेटिव। चलिए अब देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो Q3 का डिस्टेंस है से Q1 से और Q2 से, उन्हें लेबलिंग कर देते हैं कुछ से। इसको मैं M ले लेता हूं और इसको मैं N ले लेता हूं। ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं, क्योंकि Q1 भी इक्विलिब्रियम में होगा, Q3 भी इक्विलिब्रियम में होगा और Q2 भी इक्विलिब्रियम में होगा, तीनों पे जो नेट फोर्सेस है वो जीरो लग रही है। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूं कि इक्विलिब्रियम ऑफ Q3। ठीक है। पहले मैं किस पे फोकस करता हूं कि Q3 पे अगर नेट फोर्स जीरो लगेगी तो देखते हैं अपने को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। तो देखिए, अगर आप Q3 पे देखो, Q3 इज नेगेटिव एंड Q1 इज पॉजिटिव, तो Q1 अपने Q3 को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पे ये फोर्स लेफ्ट साइड लगाएगा। और Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, तो Q2 भी Q3 को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये फोर्स राइट साइड लगाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन 3/1, और इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन 3/2। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। और अगर आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे, इफ यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। सो वी कैन से, वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ
नो व्हाट इज F31K, पेयर क्या है 3 और 1, Q3 Q1 डिवाइडेड बाई, अब देखो R31 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है M, सीधे मैंने कूलम्स लॉ लगा दिया, K यहां क्या पेयर है Q3 Q2, और 3 और 2 के बीच का कितना डिस्टेंस है N स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए K कैंसिल आउट हो गया, Q3 कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर आई कैन राइट M बाई N का स्क्वायर इज Q1 बाई Q2। अब यहां Q3 से कोई मतलब ही नहीं है, आप देख रहे हो Q3 से कोई मतलब ही नहीं है। Now we know कि problem says Q1 is positive, Q2 is also positive. So if you're taking the modulus of the positive quantity, there will not be any difference. You can safely remove the modulus sign. So therefore, m by n square will be Q1 by Q2 लिख सकते हो आप। तो therefore, m by n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Modulus of root of Q1 by Q2। तो देखो ये वैल्यू आपकी आ गई m बाई एन की, यानी जब आपने दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया, देखो आपने Q3 पे इक्विलिब्रियम लगाया और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया, तो आपको m बाई एन की वैल्यू मिल गई, क्या? रूट ऑफ Q1 इज टू रूट ऑफ Q2। ठीक है, नाउ सी, अब आते हैं, ये तो आपको m बाई एन मिल गया, यानी वी कैन से m by n is what? रूट Q1 by रूट Q2। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता करना था कि ये जो तीसरा वाला चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा। व्हाट इज द वेक्टर R3? तो कैन आई से इसका ये जो पॉइंट है ये Q1 और Q2 यानी पॉइंट्स 1 और 2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m/n के। किस रेशियो में? m/n के। So now you can apply what? You can apply the section formula. Now you can apply the section formula of vectors and you will say कि बीच वाला क्या था? चार्ज का पोजीशन क्या थी? R3, पहला रेशियो m, दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर R2 प्लस दूसरा वाला रेशियो n, पहला पोजीशन वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो m प्लस n। चलिए, अपने पास m बाई n की वैल्यू है ना, तो क्या करते हैं, जो RHS है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देते हैं। सो आई गेट m बाई n R2 प्लस R1 बाई m बाई n प्लस 1, ये आ गई वैल्यू आपकी। ओके, नाउ कैन वी पुट m by n as what? You can place root of Q1 by Q2। यहां से मैंने इक्वेशन 1 से लिख दिया, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई अगेन Q1 बाई Q2 प्लस 1। तो इट implies that R3 comes to be what? Root of Q1 R2 plus root of Q2 R1 divided by root of Q1 plus root of Q2। तो ये अपना पहला आंसर मिल गया, ये अपने को पहला आंसर मिल गया, द पोजीशन वेक्टर R3। ठीक है, ये आपके प्रॉब्लम का पहला पार्ट आ गया कि पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया। जो तीसरा वाला चार्ज था उसको कहां पे रखना है ये मिल गया आपको, किन के टर्म्स में? Q1 Q2 के टर्म्स में, R1 और R2 के टर्म्स में। ठीक है, और क्या अप्रोच आपने यहां पे लगाया? आपने सिंपली किस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी? Q3 पे, उस पे दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से अपने को क्या मिल गया? m बाई n मिल गया, और फिर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया कि बीच वाला पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, अभी हमें एक पॉइंट और पता लगाना था कि व्हाट इज Q3, जो तीसरा नेगेटिव चार्ज है वो होगा कितना। तो वो यहां से आपको कुछ भी आइडिया देखो नहीं मिल रहा है। यहां तुम्हें R3 मिल गया, बट यहां Q3 के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि Q3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब अगर अपने को Q3 के बारे में पता लगाना है, तो ये तो श्योर है कि अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी रिमेनिंग चार्ज पे लगानी होगी, मे बी ऑन Q1 और मे बी ऑन Q2। दो अभी भी बाकी है, क्योंकि तीनों ही इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है।
तो मान लीजिए अब मैं Q1 पे Q1 पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देता हूं। तो यहां देखो मैं सिंप्लिसिटी के लिए फिर से फिगर बना दे रहा हूं। तो मैंने 3 चार्जेस बनाए थे ना, यहां पे क्या था Q1, बीच में कहीं पे क्या था Q3, ये क्या था Q2, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये अपना डिस्टेंस कितना था m, और ये डिस्टेंस था n, राइट। अब देखिए Q1 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। तो आप कहोगे Q1 को Q3 अट्रैक्ट करेगा, दोनों की साइन ऑपोजिट है, आप देखो तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा, और सही भी है, तभी तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट आएंगी। तो इसको मैंने लिख दिया F13, और इसको क्या लिख दिया F फोर्स ऑन 1/2। अगेन क्योंकि आपका Q1 इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, वेक्टर साइन में नहीं लगा रहा हूं, सिंपली राइटिंग द मैग्नीट्यूड। तो अब कूलम्स लॉ लगा दीजिए। सो आई विल हैव द इक्वेशन K, पेयर ऑफ द चार्जेस Q1 Q2, 1 और 2 के बीच का देखो डिस्टेंस कितना है, m प्लस n का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू K, 1 और 3 इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, m स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट कर दीजिए, कूलम्स कांस्टेंट कैंसिल, Q1 कैंसिल, सो इट इंप्लाइज दैट अगर मैं मॉड ऑफ Q3 को सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई m प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, सो आई कैन गेट mod of Q3. Now in the denominator I can take m square as common, so I'll get 1 plus n by m whole square. Now m square will be cancelled away, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था इक्वेशन 1 में m by n क्या था, Q1 by Q2 अंडर रूट। तो n by m इसी का रिवर्स हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट करके रख दीजिए। तो therefore mod of Q3 will be mod of Q2, 1 plus Q2 by Q1, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, mod of Q2, now you'll get Q1 plus Q2 divided by Q1 whole square. Now रूट का स्क्वायर will be simply Q1, और वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। तो you'll get what, modulus of Q3 as what, mod of Q2 Q1 divided by Q1 रूट प्लस Q2 रूट का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो आपको मॉडुलस हटाना है, वी हैव टू रिमूव द मॉडुलस साइन ऑन LHS एंड RHS। नो जब आप मॉडुलस हटाओगे तो आपको इनके रिलेटिव साइन को कंसिडरेशन में लेना होगा। तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि Q2 और Q1 की साइन पॉजिटिव थी और Q3 की साइन क्या थी, नेगेटिव थी, यानी Q3 की साइन Q2 के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है। तो जब आप मॉडुलस हटाओगे और इसको अकाउंट में ले रहे हो तो वी विल पुट व्हाट, सिंपली वी हैव टू प्रीफिक्स अ नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 होल स्क्वायर। तो ये आपकी Q3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, Q1 एंड Q2। दैट इज द second part of the problem. So you have seen we have found both the parts. We have found the value of Q3, which is coming to be minus Q1 Q2 divided by root of Q1 plus root of Q2 का whole square, and we have found the position vector R3 जहां पे अपने को Q3 को लाके रखना है such that कि तीनों पे नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है।